स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो साझेदारी होती है, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है, वो साझेदारों के मध्य जो अनुबंध होता है, जो समझौता है, उसके आधार पर वो व्यवसाय किया जाता है। या साझेदारी अनुबंध होता है साझेदारों के मध्य, या साझेदारी अधिनियम 1932 की जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। तो साझेदारों के मध्य जो भी बातें तय होती हैं वो व्यवसाय की शर्तें होती हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वो शर्तें और जो नियम होती हैं वो साझेदारी संलेख कराता है। तो साझेदारों के बीच में जो भी नियम बनते हैं, मौखिक रूप में या लिखित रूप में हो सकते हैं, लेकिन मौखिक बात को कोई भी कल को मना ही कर सकता है, अतः उससे मुकर सकता है, लेकिन लिखित चीज़ जो है वो रिटेन रहती है। और जो जो भी उनके बीच में तय होता है, समझौता होता है, वो लिखित रूप में जो बनता है उसको ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप। उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी नियम या शर्तें होती हैं उसको ही साझेदारी संधि कहा जाता है। अब कौन कौन से शर्तें या कौन कौन से नियम हैं जिनके ऊपर जो साझेदारों के मध्य, पार्टनर्स के मध्य समझौता हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, वो आपको बताई गई हैं। जैसे कि नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। कि जो व्यवसाय पार्टनर के रूप में किया जाता है उसको पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है, और उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है कि जो फर्म है वो किस नाम से चलेगी, और कहाँ पे उसका ऑफिस, हेड ऑफिस होगा, या जहाँ से वो फर्म कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी, उसका एड्रेस। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म सबसे पहले ये तय किया जाता है। तो सब जो पार्टनर होते हैं तय करते हैं कि फर्म का ये नाम है और यहाँ से हमारा व्यवसाय चलेगा। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। जो साझेदार होते हैं उनके नाम क्या है और उनका पता क्या है, कभी भी उनसे संपर्क करना हो तो उनका स्थायी पता या नाम वो भी लिखित रूप में उनके बीच में तय उस डीड में लिखा जाता है। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की अवधि कितनी होगी। दो तरह की साझेदारी होती है। पार्टनरशिप एक विल होती है, इच्छा पर, जब तक पार्टनर चाहे तब तक कुछ व्यवसाय चलता रहता है। और कई एक निश्चित उद्देश्य के लिए अगर कोई व्यवसाय किया जाता है या किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, उस समय या उस उद्देश्य को पूरा होने के बाद उस साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो क्या ड्यूरेशन रही, किस अवधि, कितनी की अवधि के लिए एट विल होगा, वो डिसाइड किया जाता है साझेदारों के द्वारा। उसके बाद है स्कोप ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का क्या क्षेत्र है। व्यवसाय स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, राज्य स्तर पर किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। अर्थात उसका क्या क्षेत्र है कि कहाँ कितना बड़ा व्यवसाय होगा, वो भी डिसाइड किया जाता है पार्टनर के द्वारा। दीज आर ऑल द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बता रहा हूँ मैं क्या क्या बातें उसमें शामिल की जा सकती है। आगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। तय किया जाएगा कौन कौन साझेदार कितनी कितनी पूंजी उस व्यवसाय में लगाएगा। तो कितना कितना पार्टनर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के रूप में, वो भी पहले से डिसाइड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट कमाया जाता है और प्रॉफिट को डिवाइड करने में ही झगड़े उत्पन्न होते हैं। इसलिए पहले से डिसाइड किया हो कि प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, या पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा, या किसी और रेशो जैसे 3:2:1 इस तरह से किस रेशो में बांटा जाएगा, वो भी पहले से प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो डिसाइड की जाएगी, उनके द्वारा तय किया जाएगा उसमें। उसके बाद सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। पहले से तय करना है कि कोई पार्टनर एक्टिवली काम करता है तो क्या उसको उस जो समय उसने फर्म में दिया उसके बदले में उसको सैलरी दी जाएगी, या उसको कोई कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट के ऊपर। इस तरह से सैलरी और कमीशन अगर डिसाइड किया तो भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड के रूप में नियम बन जाता है कि उसको सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा। लोन टू और बाय द पार्टनर्स। साझेदार जो है पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण देते हैं या फर्म से ऋण लेते हैं। तो कितना ऋण जो पार्टनर वो ले सकते हैं या दे सकते हैं फर्म को, ये फर्म से ले सकते हैं, और उस ऋण के ऊपर कितना ब्याज जो है उनसे दिया जाएगा, लिया जाएगा, ये पहले से डिसाइड किया जाएगा। ड्राइंग एंट्री टेस्ट और ड्राइंग आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। आहरण अपने निजी प्रयोग के लिए वस्तुएं जो राशि है उसको उपभोग किया जाता है तो उसको आहरण कहा जाता है। तो एक सीमा निर्धारित की जाती है कि कोई साझेदार कितना आहरण कर सकता है, और अगर कोई आहरण करता है तो उसके ऊपर वो फर्म को कितना ब्याज देगा, ये पहले से डिसाइड होगा। ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाएगी उनका ऑडिट करवाया जाएगा। तो किस फर्म से उसका ऑडिट करवाया जाएगा। इसी तरह से बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अगर सभी साझेदार तो चेक में साइन ही कर सकते हैं, अर्थात बैंक ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से साझेदार ऑथोराइज किए गए हैं, इस बात का भी पहले से डिसीजन कर लिया जाता है उनके द्वारा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाती है बातें। आगे, व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, या क्या उनके उत्तरदायित्व होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट।
होता है ये पार्टनरशिप में। अगर कोई साझेदार प्रवेश करना चाहता है, अर्थात जैसे 4 साझेदार हैं, अगर वो 5वां शामिल होना चाहता है तो उसके संबंध में क्या नियम है, या कोई छोड़ के चले जाना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उस संबंध में क्या नियम है, इस बात का उल्लेख भी पार्टनरशिप में किया जाता है। इस तरह डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेसर, अर्थात अगर कोई साझेदार किसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका किस तरह से निपटारा करना है, या उसका जो उत्तराधिकारी है उसको किस तरह से भुगतान करना है, इन बातों का भी उसमें उल्लेख होता किया जाता है। उसके सक्सेसर के क्या राइट्स और लायबिलिटीज रहेंगी। इस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई फर्म का अंत करना है, फर्म को समाप्त करना है तो उसके बारे में पहले तय होगा कि समापन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसका निपटारा किया जाएगा। इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे ख्याति इंपॉर्टेंट एसेट होती है, ख्याति की गणना की जाती है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है, और जो साझेदार जो है प्रवेश करता है वो ख्याति की राशि लाता है, या जो छोड़ के चला जाता है उसको ख्याति की राशि। तो ख्याति की गणना करने के लिए क्या विधियां हैं, और अलग अलग विधियां आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, तो उन कौन सी विधि अपनाएंगे आप, वो भी साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। आगे वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, अगर कोई साझेदारी जो नियम बने हैं उनका कोई वायलेशन करता है, अर्थात उन नियमों को तोड़ता है, उन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, या किस तरह से वो जो है उसके अंगेंस्ट जो है पार्टनरशिप डीड का उल्लंघन करने पर क्या उसके साथ किया जाएगा, इससे पहले से तय होना चाहिए। अगर कोई रूल्स को वायलेट करता है तो उस पार्टनर के साथ क्या किया जाए। या आर्बिट्रेशन क्लोज है, होता है एक मध्यस्थ, ठीक है ना। बाकी मध्यस्थ का मतलब अगर साझेदारों के बीच में कोई भी झगड़ा उत्पन्न होता है किसी बात को लेकर, तो कोई कौन सा एक मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थ के रूप में हम किस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो भी पहले के साथ डिसाइड किया था किस व्यक्ति या फर्म के साथ कि वो हमारा समझौता करवा दे। तो ये सारी की सारी बातों का उल्लेख जो है, कम से कम मैंने बताया इन बातों के ऊपर पार्टनरशिप डीड में शर्तें बन सकती हैं, और वही नियम बनते हैं उस व्यवसाय को चलाने के लिए। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करता है तो साझेदारी समाप्त हो जाती है, अर्थात व्यवसाय चलेगा लेकिन नई साझेदारी के साथ। तो ये जो कुछ एक बातें हैं ये आपने ध्यान में, और बातें हो सकती है अलग अलग व्यवसाय में, लेकिन मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि ये साझेदारी संलेख, और ये जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आपने नेक्स्ट ईयर भी पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी।